हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट के कहानी दुलाई वाली कहानी पढ़ेंगे। आज से हम कहानी सीरीज स्टार्ट करेंगे और उनके विषय में जितनी भी जानकारी है, जो महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो सारे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दुलाई वाली कहानी चलिए दोस्तों पढ़ते हैं और उसको एक नए जो है तथ्य के साथ जो है उसको कोशिश करते हैं कि इसमें जितनी भी कहानी के जो भी महत्वपूर्ण वाक्य है, महत्वपूर्ण कथन है, उसको हम अच्छे से पढ़ के अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दुलाई वाली कहानी है। कहानीकार जो है कहानीकार राजेंद्र बाला घोष है, बंग महिला है। इनका जन्म जो है 1882 ईस्वी में है और दुलाई वाली कहानी का जो प्रकाशन है, इनका प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में आ गया था। यानी सरस्वती पत्रिका में इनका जो है दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन हुआ। बंग महिला की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है तो देखते हैं। बंग महिला की प्रमुख रचनाएं जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि यह पत्र शैली में लिखी गई है। हिंदी की पहली राजनीतिक और व्यंग्यात्मक कहानी मानी जाती है। यानी कि अभी जो है इसके बाद जो है चंद्रदेव से मेरी बातें ही पढ़ेंगे या फिर मतलब ये यूजीसी नेट का जो कहानी में इसको दिया गया है चंद्रदेव से मेरी बातें, और ये जो है दुलाई वाली कहानी है, ये भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं आज। ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में जो है धुलाई वाली कहानी है 1907 ईस्वी में। इसे हिंदी की पहली मौलिक और आधुनिक कहानी माना जाता है, जिसमें कि आंचलिकता और स्त्री चेतना का पूत है। यानी कि वहाँ पे जो भी है ग्रामीण क्षेत्र के और आधुनिक क्षेत्र में जो भी एक यथार्थ होता है, एक जिंदगी का जो रस होता है, उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से उभारने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो है कुंभ की छोटी बहू, कुंभ की छोटी बहू में जो है इसमें पारिवारिक और सामाजिक जीवन का चित्रण बताया गया है। यानी कि यहाँ पे जो है पारिवारिक ये कहानी है। भाई बहन जो है 1907 में है, सामाजिक चेतना से युक्त रचना है। दलिया जो है 1909 में है, एक प्रमुख ये कहानी है। और हृदय परीक्षा जो है 1915 है। इनकी कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद जो है आरंभिक दौर की महिलाएं कथाकारों में इनका प्रमुख नाम आता है। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इसका जो मुख्य पात्र है, पात्र तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है। पात्र जो है बंसीधर है, नवल किशोर है, जानकी है। तो सबसे पहले जो है बंसीधर जानकी के पति हैं। नवल किशोर बंसीधर के घनिष्ठ मित्र हैं। जानकी जो है बंसीधर की पत्नी है। उसके बाद हम गौण पात्र की बात करेंगे। तो गौण पात्र में जो है नवल किशोर की बहू आ गई। सीता जानकी देवी की बहन है और कहारिन जानकी मायके में नौकरानी का काम करती थी। इससे और दोस्तों और भी कहानी में स्थानों के नाम आते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में जो है हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हम कितना भी पढ़ के जाते हैं, कुछ ना कुछ हमें गलतियां हो जाती है, इसलिए उसको बार बार जो है हम रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हमें स्मरण शक्ति भी तेज होगा और हमें याद भी होगा और घबराहट भी एग्जाम के टाइम में नहीं होगी। तो कहानी में स्थानों के नाम है दशाश्वमेध घाट है, गौदलिया है, मुगल सराय है, कोलकाता है और इलाहाबाद प्रयाग है। इसके बाद जो है कहानी का जो विषय है, किस कहानी को क्या इसका विषय है, ये क्या हमें बताता है। तो ये कहानी जो है काशी के और उसके आसपास के जनजीवन, स्त्री पुरुषों के सोच तथा मनोभावों का संभाविक चित्रण किया गया। यानी काशी और वहाँ के आसपास के जो चेतना है, स्त्री चेतना है, पुरुष की सोच है, उस चीज़ों को वो बखूबी से यहाँ पे निभाया गया है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंसीधर से किए गए बचाव की सरस कहानी है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश दिया गया है। इसके बाद जो है बनारसी शौक और बोली का भी समावेश, चूँकि वहाँ पे बनारस के विषय में बताया गया है तो जाहिर सब बनारसी शौक तथा बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का भी विवरण है। इसके बाद दो मित्रों के हंसी मजाक और व्यवहार का चित्रण है। यानी कि बनारस यहाँ पे बनारस प्लेस का भी विवरण दिया गया है।
ठीक है। इसके बाद जो है हम देखते हैं महत्वपूर्ण कथन। तो महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है? तो कहानी की शुरुआत जो है काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में ख़त्म होती है। यानी एग्जाम में ये पूछ सकता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में जो कि सिलेबस लगा हुआ है धुलाई वाले के, तो वो पूछ सकता है कि कौन से घाट पर जो है ये चर्चा की गई है। धुलाई वाली में तो दशाश्वमेध घाट की चर्चा की गई है। और कहाँ से स्टार्ट होके कहानी कहाँ पे ख़त्म होती है, कौन सी जगह से? तो काशी से स्टार्ट होके इलाहाबाद में ख़त्म होती है। धुलाई वाली कपड़े का अर्थ क्या होता है? तो धुलाई वाले अर्थ कपड़े का मोटा चादर जिससे नवविवाहिता औरतें घूंघट लेती हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके मनुष्य बड़ी व्याग्रता से गोदलिया की तरफ आ रहा था। धुलाई अर्थात एक प्रकार का चुनरी है जिसे घूंघट के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि घूंघट के तौर पर ही प्रयुक्त किया जाता है। और कुछ कथन हम देख लेते हैं दोस्तों जो कहानी के अंदर दिया गया है। तो अरे इनकार मनही तो नाही आइलेन हो देखो रोल करथईन प्रयाग जी जहाँ मनही मकर नहाए जाला, यानी प्रयाग जी में जहाँ मकर संक्रांति में नहाने जाते हैं वहाँ के विषय में ये कह रही हैं। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही पड़ रहेगा तो देश में ही। यानी पहले के लोगों की अगर सोच की बात करें तो विलायती चीज़ों का बहुत कम उपयोग करते थे, क्योंकि विलायती को वो अच्छे नहीं समझते थे। और जो हमारी देसी है उसमें हमें जो है संपूर्ण पौष्टिकता और संपूर्ण एक अपना स्वदेशी गुण देखने को मिलता था। तो ये यहाँ पे उसी चीज़ को बता रही हैं कि स्वदेशी में कम पैसा भी लगेगा और हमारे देश का भी नाम होगा। इसके बाद जो है खैर दोनों मित्र अपने अपने घर वाली को राजी खुशी जो है घर पहुँचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। उसके बाद है पहली ऊ मेहररुआ बड़ी उजबक रहला भला केहू के चिल्लाए से रहलू कहू खड़ी होला, यानी कि कोई मेहररुआ मतलब यहाँ पे औरत के विषय में बताया गया है कि चलाने से क्या रेल खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसे खुल्लम खुल्ला कहा कि बाबू जी कुछ हमरो साझा, यानी हमको भी कुछ साझा कीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है ये बताया गया है कथन में कि वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई थी। उसके बाद नेक्स्ट कथन जो है तू ही उन स्त्रियों के कहीं ले गई है, इतना कहते कि दुलाई से मुंह खोलकर नवकिशोर खिलखिला उठे। उसके बाद दुलाई की बिसात ही कितनी है ना, और तुम क्या जानो इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें क्या दया नहीं आएगी। अब हम दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी का स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट है आपका काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता से गोदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया और लपेटी हुई और भींगी धोती, एक दूसरे में सूरत की गलियों की कई डिबियाँ और सोने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11, यानी पूछ सकता है कि जब ये कहानी स्टार्ट किस समय, जब जो है भींगी हुई धोती और दूसरे में सूरत की गलियों में डिबियाँ और सोने की पुड़िया थी जो बड़ी व्यग्रता के साथ आ रहे थे, वो कितने टाइम हो रहा था? तो 11 बज रहा था। और कौन आ रहे थे? तो बंसीधर आ रहे थे। गोदलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान पुराने मकान में जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की, यानी कि बालिका का जो जिक्र हुआ उसकी उम्र कितनी है? तो 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा कि सीता जरा अपनी बहन को बुला लाओ, यानी कि वो अपने बहन के विषय में बोला कि उनकी साली लगेगी, तो वो बोला कि जा अपनी बहन को बुला ला। इसके बाद अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों?
भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो, मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा होती तो मालूम पड़ता ना। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम कहती हो तो हमें अभी ही जाना है। यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्हें हमें जाने के लिए इसरार किया है। सब लोग मुगल सराय से ही साथ, यानी कि यहाँ पे कहाँ से सब साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मुगल सराय से चलने की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है उनका तार मुझे घर से ही निकलते मिला है। इसी से मैं झटपट नहा धोकर लौट आया हूँ। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ ये बात है नवल जी, चाहे कराए क्या, एक गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। उनकी वाइफ कहती हैं, अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे को तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? नवल जी नहीं, बंसीधर जी पूछे, सॉरी, कि बंसीधर पूछे कि क्यों, किस बात से? अपनी वाइफ से। उनकी हंसी से और खिस्से से हंसी ठट्ठा में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे मतलब वो जो है ना शर्म से जो है परेशान हो गई। उसके बाद जो है शर्म से मर सी गई। हाँ भाभी जी, उसने बात उड़ा दी, सही है। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ जो है नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक खाती नहीं, पूरी क्या खाने लगी। इतना कहकर बंसी दी कोठरी के बाहर चले और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना ही सुनते ही बस जो है जानकी देवी की आंखें भर आई। आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं और बनारस में ससुराल है। यानी बंसीधर कहाँ के रहने वाले हैं? तो बंसीधर जो है इलाहाबाद के रहने वाले और बनारस में इनका ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवाय कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई, यानी कि दूर के नाते में मेरे। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनका ससुराल कहाँ है? बनारस है। ये बंसीधर कहाँ के रहने वाले? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और जो है नवल किशोर कौन है? तो इनके दूर के नाते में मेरे भाई है। तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन जो है एक ही बार में क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन बन गया, जिससे कि हम लोग आराम से जो है इसको देख के समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई। आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामान इकट्ठे करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को भी याद दिलाती गई। और 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय। अब गाड़ी इक्का लाने कब जाए? ससुर जी जो है, ससुर वालों की अवस्था अब क्या सी थी। 2-4 नौकर हर समय रहते, लेकिन पर यहाँ पे जो है नौकर चाकरों के सिवा भी 2-4 खुशामती घेरे रहते हैं। अब छूछे को कौन पूछे, क्योंकि शरीर अब जो है उस तरह से नहीं था। तो इसलिए यह एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है और वो
वो घड़ी बिछौने से बात करते हैं। 30 पर आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक है तो। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घरों के स्त्रियों की बैठने के लायक नहीं होती है, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पे चढ़ना पड़ता है, दूसरे पर आए पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, इसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया, यानी कि गाड़ी वाले ने कितना किराया मांगा, तो 1.5 रुपये का किराया मांगा। ठीक है, बंसीधर ने मन ही में ही कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आया और जो कुछ असबाब था इस इक्के पर रख कर अपने आप बैठ गए। इसके बाद जो है जानकी देई बड़ी विकलता पूर्वक जो है रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसा आगे बढ़ते गया वैसे ही जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल स्टेशन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सिकरौल स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पो चुकी थी कि बेचारी रोते रोते अब जो उसका आंसू खत्म हो गया। तो कौन से स्टेशन पे उसकी आंखें जो है, उसकी आंखें की आंसू खत्म हो गई, तो सिकरौल स्टेशन पे। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना बंगालियों से भी बढ़ गए। देखेंगे दो चार सुनाए बिना नहीं रह पाएंगे। और बात ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। इसके बाद जो है देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, यानी कि देसी अगर कोई भी चीज़ लेंगे तो दाम लेगा सही, पर रहेगा हमारे देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, वो धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, उधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर 2 दर्जे का ही टिकट लूँ तो। इक्के वाले चुप हो गया। इक्के की सवारी देखो, उसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके, यानी कि कौन सी जगह पार करके मुगलसराय पहुँचे, तो राजघाट पार करके मुगलसराय पहुँचे। वहाँ पर पुल बांधकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे, लेकिन देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। उसके बाद जो है बंसीधर एक बार गाड़ी चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल किशोर का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे। गुस्सा आने लगा उन्हें ना कि वो अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं और वो मिल ही नहीं रहे हैं, और सोचने लगे कि मुझे वैसी चिट्ठी लिखी और आपने न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे तो कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बाहर ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बंगले वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 2 का था, पर 2 दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12, यानी कि बंसीधर जिस कमरे में बैठे थे उसमें कितने स्त्री पुरुष थे, तो कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छुट्टी और नवल की बात ना जाने क्या अगर बगर सोचते सोचते
जो है गाड़ी कई स्टेशन पार करके कहाँ पहुंची, मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटराम यानी कि पेटराम की शिकायतें शुरू हो गई, यानी भूख लगना स्टार्ट हो गया। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है, चलो कि झंझट में किस तरह की पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झटपट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खुमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ी और मिठाई लेकर निराल में बैठकर आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी उसकी सुधा आई, सोचा कि पहले पूछ लो तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां जो है नटखट होती है, वो रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वो चाहते तो इस समय दोहरे में बैठ जाते, क्योंकि अब जो है भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के कौन बखेरा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर गया और जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के जोगे ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर झुकाए एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर इनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगल के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो काँप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी भी क्यों परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ ना थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर देखती रही और फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। उनके पास थी, कहने लगा, अरे इनकार मन ही तो ना ही आइलेन हो, देखा हो रवल करथन, यानी कि कह रहा है कि अब तो पता ना कहाँ गईलन, दूसरी और दूसरे गाड़ी में बैठा होयन। पहली दूर बोराही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। पहली दूर बोराही ई जनानी गाड़ी थोड़े है, दूसरी तऊ भलू तो कहू कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जापुरे चढ़ी हऊ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तब वह पहली बोली, हट हम पूछ लिया ना, हम कहाँ उतरबू, हाँ इलाहाबाद, यानी कि वहाँ की जो महिलाएं थी उससे पूछ रही थी कि कहाँ उतरना है आपको, कौन से गाँव में कौन से जगह पे उतरना है। तो दूसरी जो महिला है वहाँ की, इलाहाबाद कौन गांव होइया। पहली, अरे नाही जनरल प्रयाग जी, जहाँ मन ही मकर नहाए जा रहे, यानी मकर संक्रांति में नहाने जाते प्रयाग में। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानित ले कही के नाही, तोरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हुई। ये अपने में बात करके बोल रही है कि हम वहाँ पे 4 बार नहा चुके हैं। ऐसे ही सोमवारी और गहन दाका लाग रहे दोनों थोड़े काशी जी नहाई गई रहे। इसी तरह से जो है सोमवार काशी नहाने गए थे। पहली आवे जाई के तो सब आवते जात बटले बाटन, फोनिया साई तो बिचारो विपत में ना पड़ल बाटिन है। हम पंचाही राजघाट टिकस कटलौली, मोगल के सराय उतरली हो दे, यानी कि वहाँ पे आपस में जो है स्त्रियाँ जो है, जो प्रौढ़ स्त्रियाँ हैं वो सब आपस में बात कर रही हैं वहाँ के लैंग्वेज में, और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जो है व्यवहार कर रही हैं। उसके बाद उतरली पुनः चढ़ली। दूसरी ओर ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मेरी औरो मोरे संगे रही, दोकौन टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जतु रही है गरिया खुदी। अब भैया उगर फर नरियाए, ए साहब गरिया खड़ी कर, ए साहब गरिया तनी खड़ी कर, भला गरिया दहिनाते काहे के खड़ी होए, यानी कह रही है कि गरिया खड़ी काहे होए। पहलियों मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू की चिल्लाए से रेलवो कहीं खड़ी होला, यानी कि वो दूसरे को बोल रही हैं, एक दूसरे में जो वहाँ की स्त्रियां हैं बात कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारे चिल्लाने से क्या गाड़ी रुक जाएंगी। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है।
इसकी उस बात पे कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थे एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायद ना ही दे साहिब, वह सुनी तो कलकत्ते तार ले। यानी टिकस के विषय में बता रही हैं कि बोल रही हैं कि मुसलियाँ लेई, यानी कि टिकस कहाँ है। अरे नाही तो नाही, दूर से आवत रहलन, भारागत के बंदे उतरलन। चौथी, हम तो इनके संगे आदमी के देखबो ना कि हाँ गोई हैं। तीसरी, हम देखले रहली मजे टोपी दिहले रहिल को। इस तरह से जो है वहाँ की सभी स्त्रियाँ आपस में वहाँ की भाषा के अनुसार जो है वो बोल रही हैं। इस तरह से उनकी बेसिए पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसे ही हैं। दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इनके ठहरने के स्थान भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर इन बातों से उन स्त्रियों का वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही नाई भैया, हम पंचे काई के केहू से कुछ कही, अरे एक एक करत ना बात, दुनिया चलत कैसे बा, इत्यादि गान गाथा होने लगी। यानी कि जहाँ पे बहुत सारे स्त्रियों का जमावड़ा होता है वहाँ पे स्त्रियाँ जो है अपनी बातों को रखती है और समझाती है और बड़े प्यार से जो एक दूसरे के साथ जो है सफ़र करती हैं। उसके बाद जो है कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते ही देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री में जो फारासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी, यानी कि छीट की दुलाई जो है चुनरी ओढ़े बैठी थी, ढकी थी अपना चेहरे को पूरा नीचे तक, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर को ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फोड़ लेती। बंसीधर सोचने लगे, क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उसकी पत्नी उस स्त्री का धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा और उसे जो को उपाय ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षा स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, का भैया जब केहू बिना टिकस के आवत हो तो आकर सजा होला। अरे ओ काई नहीं चाहत रहा, यानी कि यहाँ बोल रही है कि बिना टिकट का अगर कोई सफ़र करता है तो उसको बहुत सज़ा होती है। जो है टीटी क्या करता है, सजा देता है। तो मेहरारू के तो बैठा देलन अपर और अपुआ टउन टिकस ले के चल दहलन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसे खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंसीधर कोट से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उसने उससे कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सवाल कहने पर बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेरे में पड़े हो। बंसीधर ने माना। जानकी को उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे अपना रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम चला कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर बड़े अजमस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगी, कहीं पता नहीं चला। इस पर बंसीधर जो है घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में आप अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों में कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। उसके बाद जो, अरे क्या यह सब तुम्हारी ही करतूत था। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता वो तुम्हारी बहू थी। अच्छा से तो लोग गई कहाँ।
नवल किशोर की जो वो थी, जो बैठी हुई थी चुपचाप, वो नवल किशोर की वाइफ थी, है ना। वे लोग जो है पालकी में बैठे, वे लोग पालकी में बैठी और तुम भी चलो। नहीं साहब, मैं हाल सब सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो तुम मिर्ज़ापुर कहाँ से निकले? मिर्ज़ापुर तो मैं नहीं, कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं दर्जे मुँह पर बेंच पर बैठे लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पूछी। अच्छा अब चलो जी, जो हुआ माफ़ करो। यह सुन जो है बंसीधर जो है बहुत परेशान हुए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हो गई। उसने तो तुम्हें नाहक रुलाया, वह बहुत डर गई। नहीं जी, डर किस बात का, तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि स्टेशन मास्टर से इतला कर देते तो वह खेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी, यानी कि 4 हाथ। कितने हाथ की धुलाई की बिसात? 4 हाथ की। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, ये लोग की हंसी ऐसी होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी इनकी राम कहानी लिखने से छुट्टी मिल गई। तो इस प्रकार जो है दोस्तों कहानी समाप्त हुई। तो आज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी या कुछ भी अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों प्लीज़ बताइए और सपोर्ट कीजिए। और आपको कहानी कैसी लगी और इसके जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।